है। अभी बहुत सारे जो लोग इस बार प्रीलिम्स देके आए हैं शायद थोड़े से अभी चिंतित रहेंगे। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। दैट्स व्हाई ये जो सेशंस हैं ये यूट्यूब के ऊपर भी मैं अवेलेबल कराऊंगा अपने चैनल के ऊपर, सो दैट दोज पीपल हु वुड कम टू नो कि चलो ठीक है कुछ करना है मीन्स को लेके, बिकॉज दिस द टाइम आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर जब बच्चा प्री दे लेता है तो उसको मेंस की तैयारी करनी ही होती है कम वक्त में। This is the best time to prepare for your means, answer writing, and all the basic issues and analysis. So, prelims की जो तैयारी का best time है वो जनवरी के बाद है। तो till Jan, you have to be preparing for means only. Okay. So that's why it is important कि all of you should rationally commit to it. Now, as far as UPSC prelims results are concerned, probably कह रहे हैं 24-25 तारीख तक आ जाने चाहिए इस महीने ही। तो तब तक थोड़ी रैशनैलिटी और बन पाएगी लोगों की कि वाकई में दे शुड बी कमिटेड टू प्रिपरेशन और नॉट। बट टिल देन सो दैट कि बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनकी ओरिएंटेशन होती रहे। दैट्स व्हाई आई विल बी शेयरिंग दिस ऑन यूट्यूब आल्सो। नाउ, as far as today's discussion is concerned, so first off, we are starting with Indian polity and governance as a topic. अब इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। So there is a huge array of questions that have been dealt with. हमने बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या बनाई है कि जितने पिछले साल के मेंस के पेपर्स हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे कुछ सेक्शंस डिवाइड किए हैं और उन सेक्शंस के ऊपर जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पिछले एक साल में चल रहे हैं उन कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस साथ में क्रिएट करके उनके आंसर्स भी बनाए हुए हैं। सो दैट्स दी बेसिक स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे पेपर भी आता है। हमने ये देखा है कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ना जो आप फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे तो आपको हेल्पफुल रहता है, बट मेंस में आंसर राइटिंग के लिए लक्ष्मीकांत में से एज इट इज कुछ नहीं आएगा। दे विल नॉट आस्क कि ओके आर्टिकल दिस इसका बताओ क्या है, नथिंग लाइक दैट। सो द क्वेश्चंस आर वेरी मच कंटेम्परेरी इशू रिलेटेड, सो दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस अपॉन। अब जो क्वेश्चंस हैं पहले वही देख लेते हैं सो दैट यू गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हियर इट इज। सो यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस के लिए पॉलिटी में, तो उसमें पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और सीधे तौर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो विल सी दैट हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्या है कि historical underpinnings you study when you're studying the Lakshmikant book for Indian polity, that is starting from Regulating Act 1773 right up to the Indian Independence Act, what all has happened and how the Constituent Assembly was formed and everything like that. Thereafter, that's also the evolutionary part कि अब evolution के अंदर कौन-कौन से basic traits हैं, maybe the struggle for freedom, maybe the various bases, the values, the moral aspects that we have taken into consideration, the inspiration that we drove from the French Revolution, as we see हमारे preamble के अंदर justice, liberty, equality, fraternity ये सब बातें लिखी गई। तो इसमें से जो ये aspects हैं ये इन revolution से ही प्रभावित हैं। ओके, फिर फीचर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? एसेंशियली फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडेबिलिटी एक्सेट्रा, यूनिटरी इन नेचर और क्वाजी फेडरल इन नेचर, ये वाले सारे एस्पेक्ट्स हैं। देन अमेंडमेंट किस तरह से की जाती है? सो देयर इज आर्टिकल 368, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटायरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, and what is the notion of basic structure, essentially the one that was created in the Keshav Nand Bharti case 1973. So ये फर्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। लेट्स गो टॉपिक बाय टॉपिक एंड देन लेट मी शो यू द क्वेश्चंस दैट हैव कम रिलेटेड टू दैट। ओके, सो पिछले साल का आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2021 मींस जो यूपीएससी में इस सेक्शन में क्वेश्चंस आए हैं, तो पहला तो उन्होंने ये पूछा how have the recommendations of 14th Finance Commission of India enabled the states to improve their financial position? अब ये 14th Finance Commission की जो recommendations थी, they have come to an end in 2020. So therefore, the new Finance Commission is supposed to give the recommendations thereafter, and उनके ऊपर अब काम होना है 15th Finance Commission के ऊपर। But जो closing हुआ
इस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का, उसका एज इट इज एक रिव्यू करने की बात थी, ठीक है, कि 14 फाइनेंस कमीशन में एसेंशियली किया क्या गया था कि जो स्टेट्स हैं उनकी एलोकेशन बढ़ा दी गई थी फ्रॉम 32% इन दी 13th फाइनेंस कमीशन टू 42%. अब उस एलोकेशन के बढ़ने से essentially were the state being able to create their own fiscal independence. ये टॉपिक essentially सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के ऊपर जाके डिपेंड होता है कि अपनी फिस्कल पोजीशन क्या वो इम्प्रूव कर पाए, अपना बजट, अपने टैक्सेस, ये सब रेवेन्यूज इम्प्रूव कर पाए या नहीं. So these are the basic aspects. Then, besides being a moral imperative of a welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development. डेवलपमेंट रिलेटेड टॉपिक्स भी जीएस पेपर 2 में आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट एंड पार्सल है. तो इस बार कोविड-19 के चलते हेल्थ पर्सपेक्टिव पे ध्यान तो था ही. तो वेलफेयर स्टेट का कंसर्न यही होता है कि इट शुड बी द प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल. And in that context, has Indian state or the Indian welfare state being able to achieve it? And, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है? क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर होना जरूरी है, ठीक है. तो आपको बेसिकली वर्कआउट इस पे करना है. ये भी हम बात करेंगे कि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें बेसिक एस्पेक्ट होता क्या है जिसके ऊपर बात करनी है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को ले लें. So besides being a moral imperative of a welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development. So in this entire statement, there is no directive given. Directive is, for example, यहाँ पे पूछा है how, ठीक है. यहाँ पे पूछा है let's say किसी भी क्वेश्चन में लिखते हैं discuss what, when, where, how, issues, analysis, ये सारी चीजें पूछते हैं, है ना. They will say critically examine, analyze, ये सारे directives हैं. फिर हमारे क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा पार्ट है आफ्टर द डायरेक्टिव्स, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट इज किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, किस विषय में बात करनी है. द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज कीवर्ड. कीवर्ड इज जिसके बारे में बात करनी है, ठीक है. तो अगर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम कीवर्ड लोकेट करने की कोशिश करें तो वो कौन सा है? Sustainable development. Sustainable development is a context here. For sustainable development, you have to do something. Sustainable development is not the keyword. Anybody else? Primary structure. Primary health structure. So primary health structure is the keyword. That's what you need to discuss about majorly in this question. This is the keyword. अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही बात करते रह गए तो बस हो गया, या वेलफेयर स्टेट पे बात करते रह गए तो आपकी डायरेक्शन गलत हो गई क्वेश्चन की. आपने बात ही प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर से करनी. और कीवर्ड रिप्रेजेंटेशन जरूरी है. जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आंसर शुरू हो, पहली लाइन के अंदर ही आप उस कीवर्ड या की फ्रेज के बारे में बात करें. जैसे प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर हमें पता लग गया कि इसका कीवर्ड है, तो जो शुरुआत आंसर की होनी चाहिए वही प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर, ये वहां पे 3 शब्द दिख जाए एग्जामिनर को कि वाकई में उसी चीज के बारे में बात करेगा जो मैंने क्वेश्चन में पूछा है. डोंट गो बीटिंग अराउंड द बुश. इन यूपीएससी अभी क्या है ना कि आपके पास 150 टू 250 वर्ड्स की लिमिट है. तो और पेपर में आपको लिमिट इस तरह से मिलेगी कि इधर शीट के ऊपर क्वेश्चन प्रिंट हो रखा है, ठीक है, और इधर एक शीट आपको एक्स्ट्रा मिली हुई है. बस इतने स्पेस में आपने आंसर कंप्लीट करना, दैट्स इट. सो देयर इज नो स्कोप फॉर पैडिंग अराउंड द आंसर्स, राइटिंग elaborate introduction. Come to the point. What you want to say, just say it. Okay? तो इसके बारे में अब आपको अगर ये क्लैरिटी हो गई कि मैंने प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, ठीक है. अब मॉरल इंपेरेटिव मतलब उसकी जिम्मेदारी तो है ही वेलफेयर स्टेट की. साथ ही साथ एक प्री कंडीशन भी है कि अगर वेलफेयर स्टेट चाहता है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबली होती रहे तो प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर पे जरूरी है काम करना. अब आपने बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर ही बात करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे कौन से हैं, उनमें से हेल्थ के साथ रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं. 1. दूसरी चीज जो इस आंसर को कमिट करने के लिए चाहिए, दैट इज नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स. उसमें हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर इंडिया की रिपोर्ट्स आती हैं कि
हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं। 2, तीसरा, कोविड के चलते इसके ऊपर 10 तरह के आर्टिकल्स आए पिछले साल कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इंडिया में बहुत वेल इक्विप्ड नहीं है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। ऑल्दो वी हैव लॉट ऑफ PHCs एंड many other aspects related to that, we have ASHA workers and so many other things, but still it is always bereft of doctors, nursing staff, it's always bereft of the essential supplies that are required at the primary healthcare center. कुछ चीजें इसमें पॉजिटिव भी हैं जो हमारे वेलफेयर स्टेट में हमने अचीव की हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन जो है वो काफी हद तक इनकी ड्राइव्स अच्छे तौर पे वहां पे मेंटेन की जाती हैं, लेकिन उसमें भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरिएबिलिटी है। इस तरह से इसकी क्वेश्चन की आप एनालिसिस करके फिर इसके ऊपर ही सिग्निफिकेंस को बरकरार रखते हुए बताएंगे एंड में कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर आर देयरफॉर द एसेंशियल पार्ट, क्योंकि बिना ह्यूमन डेवलपमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्राइटेरिया है हेल्थ। ठीक है, जैसे हम एजुकेशन बोलते हैं वैसे ही हेल्थ है, तो ये अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमिन करता है। ओके, तो इस तरह से आंसर के ऊपर आपके पास बेसिक जो एस्पेक्ट है वो पहले से थॉट प्रोसेस तैयार होना चाहिए, ताकि जब आप पेपर में लिखना बैठे तो फिर लिखते चले जाएं। तो आगे देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। Earn while you learn scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful. We generally students go abroad and then they pay for their courses through working there also, ना? So that kind of a system needs to be strengthened in India also. उसके बारे में बात की है। Then, though human rights commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and the powerful. Analyzing their structural and practical limitations suggest remedial measures. अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टिव है एनालिसिस या एनालाइजिंग, है ना? तो दिस इज द डायरेक्टिव। कॉन्टेक्स्ट क्या है? What is the context of this question? Protection of human rights. Yes, very good. It's the protection of human rights in India specifically, not worldwide. Okay. Then what is the keyword? What do you have to really talk about in the question? Structural and practical limitations. And definitely very clearly given. Structural and practical limitations and suggest remedial measures. In fact, what you have to do here is very clearly, put the headings. जब इस तरह से अलग-अलग parts होते हैं ना, limitations बनानी है और फिर remedial measures बताने हैं, तो आपको उसमें हेडिंग्स बना के उसके बारे में बात करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन में आप कैसे शुरू करेंगे ना कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा लिखना है, थोड़ा लाइक 2 to 3 लाइंस, मैक्सिमम 4 लाइंस। उसके बाद एक हेडिंग आ जानी चाहिए जिसमें लिखा हो स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी रेमिडियल मेजर्स और सजेशंस। जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हो आपने वर्बैटम वही उठा के हेडिंग बनानी है, ताकि एग्जामिनर के लिए बहुत रेलेवेंट रहे, एग्जाम में चेक करना बहुत आसान रहे। फिर आपके पास जो भी डेटा है इसको लेके या जो भी पॉइंट्स हैं उनको इलैबोरेट करना। ठीक है, देन हैज डिजिटल लिटरेसी particularly in rural areas coupled with lack of information and communication technology, accessibility hindered socioeconomic development. Examine with justification. तो अभी पहला तो डायरेक्टिव है हैज और दूसरा है एग्जामिन। इसको हम बोलते हैं कॉम्पाउंड डायरेक्टिव। कॉम्पाउंड डायरेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा गया, इट हैज बीन सेड कि दिस इज द सिचुएशन, इज इट देयर और इज इट नॉट? ओके, कि रूरल एरियाज के अंदर डिजिटल लिटरेसी और आईसीटी एक्सेसिबिलिटी कम होने की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुई। तो is it there or is it not? If so, examine this and give justification, relevant justification. How do you examine something? अभी देखो आप लोगों ने, कईयों ने ग्रेजुएशन कर लिया, कईयों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कई PhDs हैं, लेकिन इस पे काम नहीं होता हमारे एकेडमिक्स के अंदर। How do you examine anything?
आपके एग्जाम्स तो हुए हैं ना? तो जो एग्जाम्स में आपके पेपर होते थे, what was being done to you? You were being examined for a particular degree. In that, various tests were conducted for you, in which you were given certain amounts of marks based upon your capability. Yes or no? Hello, hello. Yes, sir. Yes. So therefore, when you Yes. examine anything, it needs to be divided into certain specific parameters or tests or test points, कुछ भी कह लो उसको, जिसके बेसिस पे आप एग्जामिन करोगे, और फिर उन पैरामीटर्स के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ये बताओगे। ठीक बात है। तो एग्जामिन इस तरह से करते हैं, और जस्टिफिकेशन साथ में आप, अब इधर लिखा है एग्जामिन विद जस्टिफिकेशन, कई बार इतना लिखने की बजाय वो लिख देंगे क्रिटिकली एग्जामिन, इट्स द सेम थिंग। इन क्रिटिकली एग्जामिन ऑल्सो यू हैव टू गिव एग्जामिन विद जस्टिफिकेशन। आमतौर पे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर ब्लड रिपोर्ट। द ब्लड रिपोर्ट इज ओनली द एग्जामिनेशन, यूरिक एसिड इतना है, विटामिन डी इतना है, विटामिन B12 इतना है, ब्ला ब्ला, 10 तरह के इंडिकेटर्स आ गए, उधर रेंज लिख दी, बस काम खत्म हो गया। दैट इज एग्जामिन। अब जब लिखते हैं क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्या होता है ना, फिर डॉक्टर उसको पढ़ के नीचे लिखता है, भाई तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है या तुम ठीक हो। ठीक है, दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन। वो फिर वहां पे जस्टिफिकेशन दे रहा है कि तुम्हारे अगर ये पर्टिकुलर ब्लड लेवल्स यहाँ पे गड़बड़ है, तो इसका क्या कारण है और तुम्हें क्या प्रिकॉशंस या मेडिसिन लेनी। और द बेसिक आइडिया, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन। बट यूपीएससी में ना, आमतौर पे जब भी एग्जामिन करते हैं तो साथ में जस्टिफिकेशन देनी ही होती है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ठीक है, तो कोई भी एग्जामिन करके पैरामीटर्स बता के आप छोड़ नहीं दोगे, आप थोड़ा सा एक लाइन में ही चाहे सही, बट लिखोगे जरूर कि भाई ये ऐसा क्यों है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की या आईसीटी एक्सेसिबिलिटी की, है ना। तो रूरल एरियाज में पुअर है, और दिस हैज हिंडर्ड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मुझे ये बताओ कि पैरामीटर्स लेने किसके हैं? What exactly are we examining in this? That's the keyword or key phrase. Digital literacy. Sure. Anybody else? Socioeconomic development. See, essentially, this is a question of cause and effect. Yes or no? If you read the statement carefully, the statement is in a way of cause and effect. That these are the causes due to which this is the effect. Yes or no? Now, keyword के Yes. बारे में Yes, sir. एक और खासियत ये है कि अगर मैं कीवर्ड चेंज कर दूं तो सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहां पे कीवर्ड है हिंडर्ड। अगर मैं यहां पे लिख दूं ऑगमेंटेड, सारा क्वेश्चन की सेंस चेंज हो जाती है। बताओ, होती है ना। सो Yes. Yes, sir. कीवर्ड के अंदर अब ये देखना है कि क्या वाकई में आईसीटी एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल लिटरेसी की वजह से ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर हो गई रूरल एरियाज में, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज में। इन जनरल तो होती ही है। जब तक ये नहीं थे आईसीटी एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल लिटरेसी, क्या किसी भी देश में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई थी? हेलो हेलो, let's talk about the era before 1990. Were there no socio-economically developed countries before 1990? That's when the internet and the ICT became very important thereafter. Think about it for a while. There was. ऐसा तो कुछ नहीं है, तब भी स्वीडन और नॉर्वे थे, तब भी यूएसए था, तब भी डेवलप्ड कंट्रीज थे हमारे पास, तब भी वहां पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी। So this is just one of the ways through which socio-economic development is achieved. Digital access to various kinds of services.
Yes or no? It is not the way, it is one of the ways. So you need to examine this. पहले तो क्वेश्चन के शुरुआत में ही ये हिंडर्ड को बताना है कि ठीक है, इसकी वजह से कुछ एक फर्क पड़ सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली थिंग. इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट इन द अदर वे अराउंड कि ओहो डिजिटल लिटरेसी नहीं थी भाई, हमें तो पता नहीं था कि फोन पे ऐप से एक्सेस कैसे करते हैं, तो हमारी तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई. ऐसा नहीं. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में असेंशियली आता क्या है? हमारी पर कैपिटा इनकम्स बढ़नी चाहिए, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी चाहिए, हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट बढ़नी चाहिए. ये सब डिजिटल लिटरेसी के बिना भी संभव है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट की तरफ से सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमी में सफिशिएंट ग्रोथ हो, बिकॉज ग्रोथ इज अ प्रिकर्सर फॉर डेवलपमेंट. वन. ठीक है. दूसरा, आपने इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं. दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो दी अनदर इनेबलिंग फैक्टर. अगर हमारे पास हेल्थ और एजुकेशन के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रूरल एरियाज के अंदर, स्कूल सफिशिएंट हो, टीचर सफिशिएंट हो, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ये सब सफिशिएंट हो, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सकती है. हाँ, डिजिटल लिटरेसी का या आईसीटी एक्सेसिबिलिटी का रोल है इन प्रोवाइडिंग यू अ कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, इन प्रोवाइडिंग एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स. सो दैट्स वेयर इट इज मोर रेलेवेंट. And in those contexts, definitely, if provided, it can give you an edge in socioeconomic development. But the difference that it will make will come more from the physical infrastructure that is there rather than just the digital infrastructure. Because simply creating an app will not give you health. Simply being able to access an application will also not give you health or education or jobs. Yes or no? These things don't exist there. Yes, sir. So these things have to be existing somewhere else in the physical infrastructure. ऐसे यूपीएससी छुपा के क्वेश्चन लिखता है. अभी उसने छोटा सा शब्द छुपा दिया, हिंडर्ड. ये कीवर्ड है, बात इसके बारे में करनी है. हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज हिंडर्ड, दैट्स द पैरामीटर दैट यू नीड टू टॉक अबाउट. एंड देयर आर देयर एनी अदर पैरामीटर्स? यस, जैसे हमने अभी बात की, उनकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. तो एसेंशियली you need to talk about socio-economic developmental parameters and to what extent this will hinder it. That's the examination with justification. तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ में ब्लड के अंदर 15 तरह की चीजें हैं जिनके ऊपर हम काउंट करते हैं. TLC, DLC, carbohydrate, your cholesterol levels, your uric acid level, etc., etc. How far uric acid level being high can hinder you from positive health? Let's say the question is this. So you say कि भाई 15 चीजें और भी हैं, ये एक पार्ट है. ऐसे ही बोलोगे ना? This is the way you need to deal with question answers, with a very open mind and with a lot of creativity, because it's not about cramming. 70% of the times in mains answer writing, it is not about cramming. You should know the basics, that's it, and you will be able to write very well, provided you understand the question. Most of the time people don't understand the question because anxiety होती है, time उनको कम लगता है, लिखने में जल्दी करते हैं, तो उस टाइम पे फिर नंबर नहीं आ पाते. ये ट्रबल है. आज का सेशन में मैं ज्यादा ध्यान पहले इस पे देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इसके बाद एक एक्सरसाइज करो. इसमें सारे क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के. आपको ये करना है कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, अभी मैं एक दो आपके साथ और प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद योर जॉब इज टू डिटरमिन व्हाट इज द डायरेक्टिव, व्हाट इज द कीवर्ड एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. इतना काम करना इसी के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर. आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू. ओके, तो इसके अंदर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, तो जस्ट गो विद दिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क टू राइटिंग इन मेंस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नथिंग इज गोना हैपन. आप किसी और ही डायरेक्शन में चल पड़ोगे. चल आगे देखते हैं 2020 का क्वेश्चन. There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under Representation of People Act. Comment. Now there is another directive, comment. When you comment, at that point of time, should you comment only for or should you comment against also?
a particular statement? For and against both. Both should be there, no? So अब 150 वर्ड का आंसर है, how much should you balance? कितना for और कितना against? ये भी दूसरा एस्पेक्ट है. तो दो चीजों के बारे में सोचना है. For और against तो कमेंट करोगे ही, बैलेंस भी देखना कि किधर ज्यादा किधर कम. शायद ये हो कि आप अगेंस्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहे हो और बाकी सारा फॉर था. कैन बी देयर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. लेट्स से अब दूसरा, अब इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है सारे क्वेश्चन के अंदर, किस विषय में बात हो रही है. There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of People Act. मुझे कॉन्टेक्स्ट बताइए. Guilty of corrupt practices. So those who are corrupt. No. The context here is the Representation of People Act. This is the context. Okay. Then what is the key word? Disqualification. No. Right, go on. Simplification. Yes. Simplification of procedure. This is the key word. Right now, there is a procedure that means for disqualification of people found guilty of corrupt practices under Representation of People Act. It is a complex procedure, okay, and it needs to be simplified. We need to basically discuss the need for simplification. Okay, so now the comments have to be for and against. For comment कैसे आता है? It's already very simple. There should be motivation to implement it. ये against आ जाएगा. कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है. एक्चुअल में इंटेंट होना चाहिए, फिर तो कोई भी प्रोसीजर हम लागू करने के लिए तैयार हो जाएंगे. अगर हम नहीं चाहते कि करप्ट प्रैक्टिसेस वाले लोग या करप्ट लोग इलेक्शंस में जा पाए, एमएलए एमपीज बन पाए, तो फिर एक डिसाइसिव एक्शन लेने की ज्यादा जरूरत है. प्रोसीजरल एस्पेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फंक्शनल एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, दिस इज द कमेंट अगेंस्ट इट. कमेंट फॉर इट इज, हाँ, कई बार ऐसे पॉलिटिशियंस जो हैं वो प्रोसीजर लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके बच जाते हैं. अपनी जो लिटिगेशन है उसको नेक्स्ट कोर्ट में डाल दिया और फिर बच के जमानत पे बाहर आ गए और फिर चलते रहे इलेक्शंस की तरफ. तो या फिर उनको जब तक फाइनल कन्विक्शन नहीं मिल जाती तब तक उनको एक्चुअल में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता फ्रॉम बीइंग एमएलए. उसमें एक साइजेबल उनका सेंटेंस है, जब तक वो सेंटेंस नहीं मिलता तब तक. तो इसको जरूरी है कि सिंप्लीफाई किया गया है कि भाई तुम पे एफआईआर लॉन्च हो गई तो तुम्हें साइड में बैठना. बट इंडिया की स्ट्रक्चर ऐसी है कि एफआईआर तो हर एक बंदे पे कराते रहते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल राइवलरी में कराई देता है, चाहे वो झूठी एफआईआर ही क्यों ना हो. अब उस केस में पुलिस भी मना नहीं करती एफआईआर लॉन्च करने से, बिकॉज इट्स योर राइट. इफ यू फील यू हैव बीन चीटेड और व्हाटएवर, then you have the right to get the FIR lodged. So that's just the first information report. उस केस में भी हम नहीं कर सकते. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर की नीड तो है, लेकिन इसको कंटेंट क्या होगा इसका, वो ज्यादा वर्कआउट करनी होगी. मतलब इस तरह से भी कमेंट दे सकते हो. तो दैट्स अ कमेंट फॉर. अब दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है. ठीक है, तो इसमें फॉर में आप ज्यादा बात करोगे, अगेंस्ट में आप एंड में लिखोगे कि apart from simplification, and this will not be like simply up directly against order, you have to be a bit benign. So apart from simplification of procedure, it's important that we have an intent to ensure, or a political intent or a democratic intent to ensure that corrupt people are not getting elected. तो जैसे none of the above एक बटन दबाया हुआ है आपकी वोटिंग मशीन्स के ऊपर, एटलीस्ट उसको दबा के दो जब आपको पता है कि करप्ट है. इलेक्शन कमीशन को उनके बारे में करप्शन का डेटा देना चाहिए कि भाई इनके अगेंस्ट ये वाले पर्टिकुलर चार्जेस ऑफ करप्शन हैं, अभी वो प्रूवन है या नहीं हमें नहीं मालूम. ठीक है, ताकि आपको एक ब्रोशर तो मिले ना बटन दबाने से पहले. तो ये भी अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो आ सकती हैं. समझ आया? ऐसा नहीं लग रहा कि मेंस के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती. होती है, बस कुछ कॉन्क्रीट आइडियाज आपके दिमाग में होने चाहिए
डेटा होना चाहिए कहीं कहीं पे, जैसे पीछे हेल्थ वाला क्वेश्चन था तो उसमें एसडीजी इंडेक्स के बारे में डेटा होना चाहिए, उससे आपके आंसर्स प्रोफाउंड होते हैं, क्योंकि ये बातें तो हर कोई कर लेगा, थोड़ा बहुत डेटा एलैबोरेशन चाहिए। तो वो जब हम एक टॉपिक वाइज टॉपिक इन सब चीजों को तैयार करेंगे तो आई विल प्रोवाइड यू विद द डेटा, कॉन्क्रीट डेटा विच यू विल बी एबल टू राइट इन वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, सर इसमें जैसे हम कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में कमेंट वाले में क्या लिखेंगे, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों की? one more important thing. In a question in which the directive is analyzed, one way or the other, they are asking you to analyze something. There you must write a conclusion. But when you are asked to comment, there need not be a conclusion. Especially in comment questions, there need not be a conclusion. You don't have to take one definite side. If there is a discuss kind of a question, that means that there has to be a discussion. The discussion can be both open-ended and concluded. इसमें आपकी चॉइस है। एनालाइज वाले में आपकी चॉइस नहीं है, आप कंक्लूजन लिखना ही है। कमेंट वाले में कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू गिव फॉर एंड अगेंस्ट बोथ द बैलेंस और द प्रोपोर्शन दैट यू हैव गिवन। लेट्स से 70% मैंने फॉर लिखा, 30% अगेंस्ट लिखा, दैट इन इटसेल्फ इज द कमेंट, दैट्स व्हाट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू। If it is said discuss, let's say we are having this discussion, the discussion can be open-ended in cases where there is no conclusion. For example, let's say women empowerment. Do you think it is a finality that will happen one day? It is an ongoing process. Yes or no? So Yes, if there is sir. something like this, which is an ongoing process for which you are talking, it need not be conclusive. It can be open-ended by just saying that it is an ongoing process. Okay? We need to do continuous efforts in this regard. Let's see, that's it. But if there is a particular matter of debate which requires you to rest that debate at some point, then that needs a conclusion. कि हमने एक डिस्कशन थी और एंड में डिस्कशन की क्लोजिंग करते हुए हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, एक निष्कर्ष हमारा बन गया। ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस डायरेक्टिव, डिस्कस। एंड डिस्कस इज अ वेरी ओपन एंडेड डायरेक्टिव। जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग करनी कैसे, तो हम हर तरह की बात कर सकते हैं। कैसे नो, एनालाइज, एग्जामिन, ये थोड़े स्पेसिफिक हैं, इसमें कुछ पैरामीटर्स के ऊपर आपको बात करनी है। Discussion is very open-ended. You can take maybe one part and elaborate it. You can take various dimensions and elaborate them all. And at the end, leave the conclusion to the person who is reading it, or give a conclusion if you feel you have one with you. Okay, let's see. Recent amendments to RTI Act will have a profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission. The current affair based hai. Discuss. Okay. Then how far do you think cooperation, competition, and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. So nature of federation means quasi-federal, center-state relations के ऊपर question है. Okay. The judicial system in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. Again from the very current affairs. आप एक चीज नोटिस करोगे, जो अब ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में आप लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ रहे, आए ना? Yes, कहीं sir, पे भी it's वो very आर्टिकल्स बहुत ज्यादा काम नहीं आ रहे। अब सारी चीज क्या है, एनालिसिस बेस्ड है। ठीक है, सारी चीज करंट या रीसेंट अकरेंसेस जो पिछले 1 साल में 2 साल में हुई है उनके ऊपर बेस्ड है, उस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, स्पीकर का रूल क्या है फॉर एग्जांपल, या वो मनी बिल के बारे में कैसे कंसर्न है। अब यहाँ पे क्या है, देखो, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। डू यू थिंक द प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? What could be its implication for the robust functioning of the parliamentary business in India? Essentially, स्पीकर जो है वो biased है या नहीं है, उसको ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि है तो वो पॉलिटिकल पार्टी से ही ना, द पार्टी इन पावर, क्या वो उनका समर्थन तो नहीं कर रहे इस तरह से? ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ योर टास्क फॉर टुडे, फर्स्ट टास्क टू बिगिन विद विल बी, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इनके ऊपर आपने मार्क करना है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द डायरेक्टिव एंड दिस इज द कीवर्ड।
एंड सेंड इट ओवर, ठीक है। चाहे आप वर्ड फाइल में चेंजेस करके भेज देना, आई विल शेयर दी वर्ड फाइल विद यू, इफ यू फील PDF जो भी है उसी में हाईलाइट करके लिख के भेज सकते हो, ठीक है। अच्छा, सो हियर वी हैव क्वेश्चंस टिल 2014 या, एंड गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। अब जो ये टेबल है ये एसेंशियली बात करता है कि जब हम कोई भी एक टॉपिक हमारी पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के अंदर बेसिकली डिबेट्स हैं क्या क्या जिनके आसपास क्वेश्चंस घूमते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, तो जो क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे ना वो है नेशनलिज्म एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिला के एक नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ एम्बेडेड है, वन। फेडरलिज्म एंड द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंशियली जो प्रिंसली स्टेट्स थे या अलग अलग हमारे उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रभावित करता है, एवोल्यूशन को। देन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने जैसे 42nd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में किया, तो अब वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि मेजर चेंजेस थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन उसने किए, ठीक है। तो इस तरह से क्या क्या चीजें हैं जो अमेंडमेंट्स के थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल बदलते चले जा रहे हैं, उसकी इम्पैक्ट को बदलते चले जा रहे हैं। लेट्स से फॉर JNK वी डन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आर्टिकल 360A जो है, आर्टिकल 370 जो है उसको हमने चेंज किया। अब वो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या होता है, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोकसभा, राज्यसभा, सो दीज आर द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। देन हाउ डू दे फंक्शन, what is the intent within the constitution and what's the reality, that also determines the nature of the constitution of India, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों जाता है, स्टेट को रेगुलेट करने के लिए, तो किस इंटेंट से किस हद तक वो रेगुलेट कर पा रहा है, ये देखने की बात है, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सो दिस इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे विचारधारा क्या है, किसके ऊपर बनाया गया, वो कौन कौन से बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एंड देयर सेटलमेंट, अलग अलग जो उस टाइम पे लेट्स से भाषा कौन सी होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है ना। फिर सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, माओइज्म, अलग अलग तरह की जो आइडियोलॉजीज हैं, ये हमारी इंडियन पॉलिटी को कहाँ तक एज इट इज आप कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देन सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज एंड देयर आइडियोलॉजिकल ओरिजिन, तो जैसे अभी भी पंजाब में खालिस्तान की कभी कभी डिमांड देखने को मिल जाती है, नॉट विद इन पंजाब बट आउटसाइड पंजाब, पीपल लिविंग इन कनाडा एंड ऑल, सो वहां पे अभी भी इसका झंडा कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही नागालैंड के अंदर नागालिम का इशू चलना शुरू हो जाता है, तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की असर्शन है। सो हाउ फार these separatist tendencies and their ideological origin are reshaping the Indian polity today. Then cultural identity versus national identity. Generally, it is like कि मैं अपने आप को या अपने कल्चर को अलग देखता हूँ या नेशन की आइडेंटिटी के बीच में ही assimilated देखता हूँ, ठीक है। Then nationalism versus ultra nationalism versus sub nationalism. Here people are either very much pro nationalism, जैसे आजकल हमें एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट डिबेट देखने को मिलता है कि भाई तुमने अगर कुछ भी बात गवर्नमेंट इन चार्ज के अगेंस्ट कह दी तो फिर तुम ये भी मान लिया जाएगा कि यू आर लाइक एंटी इंडियन, है ना। तो इस तरह की टेंडेंसीज जो हैं वो कितनी हद तक इंडिया में मौजूद हैं आज के समय में और उनके ऊपर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से डिबेट्स हैं, वी विल बी स्टडीइंग देम वन बाय वन इन आवर डिस्कशन. So what all debates are there within the constitution as per a particular topic? Those are the debates that we need to be having a sufficient understanding of. Okay. इन सारे डिबेट्स के ऊपर मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन आंसर्स बना लिए हैं. उन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर ये सारे डिबेट परफेक्टली डील हो जाते हैं. आपको बने बनाए उसके ऊपर पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हम उस पर इनफैक्ट आंसर राइटिंग में कुछ कॉन्क्रीट काम कर पाते हैं. फिर इन्हीं डिबेट्स के आसपास कुछ ना कुछ करंट अकरेंस होती रहती है, जैसे मीडिया सेंसेशनलिज्म वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
तो ये तो दिखता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ करंट चल देगा, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में आएगा, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आंसर्स बनाए जाते हैं. तो फॉर द लास्ट 1 year whatever has happened, उनके क्वेश्चंस भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच गए हैं. सो आई विल जस्ट शो यू द क्वेश्चन आल्सो. So today's task for you is, begin with in the answer writing session, that you must go for the directives, keyword and context reassertion. पहले तो ये अपनी बिल्कुल चीज जो है वो परफेक्ट कर लीजिए. उसके बाद दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि आपके जो पॉलिटी के नोट्स हैं, जितने भी आपके पास करंट अफेयर्स हैं, पिछले वीकली करंट अफेयर्स के साल से, वो आपको रिवर्क करने हैं. एक बार उनको पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स जो मैं यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या फिर आप कोई और सोर्स अगर कुछ भी फॉलो करते हैं, तो देन जस्ट स्टार्ट लुकिंग इनटू इट. नाउ द नेक्स्ट टास्क फॉर अस इज टू लुक एट द आंसर्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम वन बाय वन. सो लेट मी टेक यू टू द आंसर राइटिंग फाइल. गिव मी अ मोमेंट. Here it is. Visible? Yes, sir. Okay. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. फिर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. जो पिछले सालों के क्वेश्चंस है ना, वो इन टॉपिक्स में आप बांध सकते हो. फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर, या थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज एंड ऑल. फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज पे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. फिर उसके बाद जो हमारे पास स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. देन आफ्टर दैट देयर इज द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. जैसे आपने अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है. देन द नेक्स्ट एरिया फॉर अस, जुडिशरी, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद, दैट्स अनदर टॉपिक. देन ऑटोनोमस बॉडीज, जैसे एनएचआरसी था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या फाइनेंस कमीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा, तो फिर उनको आपने कैसे डील करना है, वो सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. देन गवर्नेंस, तो गवर्नेंस इज अ जनरल टॉपिक, जहाँ पे ना वेलफेयर स्टेट का डायरेक्टिव ले लिया, या आईसीटी, या ई गवर्नेंस, या सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल ऑडिट, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है. और इनमें से लेट से कोई रिसेंट पॉलिसी एस्पेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके एनालिसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं गवर्नेंस के अंदर. Then, and there are many questions in this category, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती रहती. Then there is also a topic of Indian diaspora, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. तो अल्टीमेटली ये सेक्शंस हैं that we need to prepare in the means, ठीक है. Indian diaspora, governance, then legislature, judiciary, executive, autonomous bodies, fundamental rights, directive principles and fundamental duties, ठीक है. फिर बेसिक स्ट्रक्चर एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कुल मिला के ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है. एज फार एज दैट, इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना है, आफ्टर टुडेज लेक्चर henceforth आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. पहले जब आप ये पढ़ लोगे तो आप इस डिस्कशन के अंदर ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है. आई विल नॉट बी रीडिंग आउट दीज क्वेश्चंस टू यू, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट ऑल इज इट बेस्ड अपॉन. और वो डिस्कशन भी आप तभी ठीक से उसका फायदा उठा पाओगे जब आपने ये सब पढ़ रखा होगा, नहीं तो बिना उसके कोई फायदा नहीं, ठीक है. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं, उनको आपने कल के सेशन के लिए पहले पढ़ के रखना यहाँ पे, ठीक है. आई हैव गिवन द क्वेश्चंस, आई हैव गिवन द आंसर्स आल्सो, कि उसमें क्या होना चाहिए, उसको कैसे कंक्लूड करते हैं, एवरीथिंग, एंड विद इन द वर्ड लिमिट दैट इज ascribed टू इट, ओके. So you just go through all the questions in the Indian Constitution topic for tomorrow's class. Okay, at the same time we're going to have the class for tomorrow, and then we'll start working upon it. Okay. तो आज का मेरा काम आपको काम असाइन करने का था, आपको एक तरह से मेंस के आंसर राइटिंग की तरफ इनिशिएट करने का था. So I hope you are well initiated. You know what to think about, you know what to work upon within a particular question. और जब आप ये क्वेश्चन जब आंसर पढ़ोगे तो उस टाइम पे ये भी साथ में ध्यान रखो कि क्या उसी डायरेक्टिव और कीवर्ड की लाइन पे आंसर जा रहा है जो आपने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है.
So that is important. Okay. Now, any questions that you have, please do ask.